हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे जो धातु अधातु होती हैं उनके यौगिक। ठीक है, तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप 2018 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके उठा करके देखना, वहाँ पर कितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने हुए हैं और दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपका जो है 18 फरवरी जो सेकंड शिफ्ट से आपके साइंस के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 2018 वाले, तो उसमें देखना एक पोटेशियम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसके बाद आप देखना 20 फरवरी को आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें देखेंगे तो आप पारे को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो है हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट धातुएं थी उनके जितने भी यौगिक थे पिछले लेक्चर में हम आपको कवर करवा चुके हैं। आज के सेशन में हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके यौगिक। वैसे तो आपको धातु अधातु अपधातु सभी के बारे में बता दिया है कि इनकी जो गुण हैं वो क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल से जो इनके यौगिक होते हैं उनको हमें पढ़ना है। अब जो नया यहाँ पर अभ्यर्थी आता है या जुड़ता है तो उसको यही पता नहीं होता कि यौगिक होते क्या हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि ये हमारी क्लास नंबर 30 है। इससे पहले आपकी 29 क्लासें हो गई हैं और इनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री के नाम से। तो आप सारी क्लासें देख लें और यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। उसी में जो टॉपिक दिए गए हैं सारे के सारे क्रमबद्ध रूप से उन्हीं को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो जैसे आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक पदार्थ अर्थात मैटर दिया गया है। क्या दिया है? मैटर दिया गया है। तो ये हमने अच्छे से कवर आपको करवा दिया है। अब पदार्थ जो होता है ये अपने आप में बहुत बड़ा सेशन होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पदार्थ है इसमें आपको पूरा वर्गीकरण पढ़ना होता है। ठीक है, अब जो पदार्थ होता है इसका हम दो प्रकार से वर्गीकरण पढ़ते हैं, एक तो भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। इसके बाद जो ठोस द्रव गैस हैं वो भौतिक आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं। इसके बाद हम तत्व यौगिक और मिश्रण आपके रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार के रूप में पढ़ते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक दिया गया है धातु अधातु उपधातु करके। ठीक है, तो आपको बता दें कि आप जब धातु अधातु या उपधातु पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको आवर्त सारणी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने आवर्त सारणी में तत्व हैं, आवर्त सारणी का इतिहास क्या रहा। क्योंकि यदि आप केमिस्ट्री पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी आवर्त सारणी ही है। जिस तरीके से हम मैथ पढ़ते हैं तो उसका जो बेस माना जाता है वो नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो केमिस्ट्री की जो रीढ़ कहेंगे वो आपकी क्या होगी? आवर्त सारणी। क्योंकि आवर्त सारणी में ही आपके सारे के सारे जो वर्तमान में हम 118 तत्व पढ़ते हैं, यदि आप इनसे परिचित होना चाहते हैं तो आप आवर्त सारणी को ज़रूर क्लियर कर लें, ताकि आपके सामने कोई भी व्यक्ति या कोई भी एग्जामिनर हो वो यदि आपको किसी तत्व का नाम ले देता है, जैसे कह दिया उसने सोडियम, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये सोडियम कहाँ पर आवर्त सारणी में स्थित है, किस ब्लॉक का तत्व है, कहाँ पर इसकी जो है क्या इसकी विशेषता रहेगी। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, इसके बारे में हर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बताइए, जब आप आवर्त सारणी को अपने दिमाग में इस तरीके से सेट कर लेंगे तो क्या फिर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी केमिस्ट्री में? क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आप देखना उनमें इन्हीं तत्वों का यूज होता है। और आपको ये भी बताया कि तत्व क्या होते हैं, फिर जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया, तो उन्हीं को फिर बांट दिया गया धातुओं में, अधातुओं में और उपधातुओं में। तो आवर्त सारणी वाला सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेना। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम धातु और उसके यौगिक पढ़ रहे थे। तो वैसे तो धातुएं बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर करवाया है। इसके अतिरिक्त भी आपको यदि लगता है कि कोई धातु यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप अपने से भी
प्रयास करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपका टीचर होगा तो वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर पूरा का पूरा एफर्ट आपका होता है कि आप कितना अधिक से अधिक गेन कर पाते हैं और किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उनको बस ये होता है कि उनका तो एक बार मैटर ख़त्म हो गया, बस हो गया, ठीक है, पढ़ लिया एक टॉपिक, एक बार हो चुका, मतलब उनका ये मानना होता कि हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, भले ही चीज़ें उससे जो आती हैं वो ना बने। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा ही एग्जामिनर यदि घुमा देता है तो इतने में भी वहाँ पर जो है हम फंस जाते हैं, ठीक है। और हमें फंसना नहीं है, हमें एग्जामिनर की दृष्टि से सोचना है कि उसने क्या क्वेश्चन में पूछा है, वो क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ कर के चीज़ों को पढ़ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यदि समझ कर के चीज़ों को पढ़ते हैं तो यकीन मानना आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा कहीं अधिक स्कोर ही करेंगी, ठीक है। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जो परीक्षा की तिथि बताई गई थी, वो मतलब महीना बताया गया था, वो था आपका अगस्त, ठीक है। और अब आप देखिए जुलाई लगने वाला है, आपका जुलाई लग ही गया मान के चलिए। तो अब आपके पास मात्र 1 महीने का समय मानना आप, ठीक है। अब ऐसे 1 महीने में यदि आपकी थ्योरी कवर नहीं हुई तो आपको थ्योरी भी कवर करनी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो बार बार यही कहते हैं कि यदि कोई टॉपिक जिसके लिए आज आप समय दे रहे हैं, इसके लिए दोबारा आपके पास टाइम नहीं रहेगा दोबारा समय देने के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जिस टॉपिक को आप अभी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, उसको इस तरीके से कवर कर लो कि यदि आपको दोबारा टाइम भी ना मिले तो आप उसके आंसर लगा पाएँ, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि जो अधातुएँ हैं, जैसे आपकी हाइड्रोजन हो गया, तो आप बताना कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है ये, ठीक है। इसके बाद आपका जो कार्बन है, तो कार्बन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कार्बन के अप्रूप जब आप पढ़ेंगे, जैसे हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट, तो बताइए यहाँ से क्वेश्चन कब नहीं पूछा गया। हर बार हर परीक्षा जहाँ कहीं भी साइंस में केमिस्ट्री आनी है वहाँ इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो देखिए, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अधातु के बारे में तो आप वैसे भी परिचित हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर यदि आपने देखे हैं तो आपको ये भी पता है कि धातुएं क्या हैं, आवर्त सारणी में कहाँ पर कौन सी धातु स्थित है, अधातुएं क्या होती हैं, इसके बाद उपधातुएं क्या होती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे अधातु के बारे में। देखिए, जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते। अब ये क्या हो गया, मतलब इस तरीके से कैसे हम इसको परिभाषित कर दिया कि जो धातु की भांति व्यवहार नहीं करते वो अधातु हैं। तो अब जब आप धातु जाने रहेंगे कि धातु क्या है, तभी तो आप कह पाएंगे कि जो धातु जैसा व्यवहार नहीं करती वो अधातु है। तो आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं उनके अपने अलग गुण होते हैं। जैसे कह दिया, धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। अब जो अधातुएं होती हैं उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती है, मतलब धातुएं जो है ना तो आघातवर्ध्य होती हैं, ना ही तन्य होती हैं, ना ही चमकदार होती हैं, ना ही विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। फिर इनकी जो है विशेषता अलग होती है, ठीक है। अब कुछ एक आध अपवाद भी होता है जो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ अधातुएं क्या हैं, तो अधातुएं जो धातु जैसा व्यवहार नहीं करती। तो हमें कोई परिभाषा तो लिखनी नहीं है। अब यहाँ देखिए, आवर्त सारणी में सभी धातु तत्वों को दाईं ओर रखा गया है। तो आपसे आवर्त सारणी की जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर कौन से तत्वों को रखा गया है। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर आपके क्या हैं, बाईं ओर तो आपके हैं कौन से, आपके धातु तत्व हैं, और दाईं ओर क्या है आपकी, तो दाईं ओर आपकी अधातुएं हैं, और इन दोनों के बीच में आपको उपधातुएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। यद्यपि धातुओं की संख्या धातुओं से कम है, यहाँ अधातु होगा, ठीक है। अधातुओं की संख्या क्या है, कम है, किससे, धातुओं से। लेकिन मानव के दैनिक जीवन में भले ही इनकी अधातुओं की संख्या कम है, लेकिन इनका उपयोग बहुत अधिक है। अब देखिए, अधातुओं के गुणधर्म देखना, अधातुएं भंगुर होती हैं। और एक क्वेश्चन आपका देखिए, एक तो पोटेशियम से पूछा गया था 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में 2018 वाले एग्ज़ाम में, और एक आपकी अधातुओं से यही क्वेश्चन पूछा गया था
कि बताइए अधातुएं जो हैं उन 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा एक गुण नहीं दर्शाती हैं। तो अधातुएं जो है वहाँ दिया गया था कि आघातवर्ध होती हैं, तो ये तो गलत है, तो धातुओं का गुण है। फिर दिया गया था कि जो अधातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, चमकदार होती हैं, तो ये भी गलत है। एक ऑप्शन दिया था कि अधातुएं जो हैं वो क्षणभंगुर होती हैं, जो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो याद रखना। और ये क्षणभंगुर का मतलब है यदि हम इन पर जोर से या कठोरता से प्रहार करते हैं तो ये टूट जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं, पाउडर की तरह बिखर जाती हैं। नेक्स्ट है जो अधातुएं हैं ये कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अधातुओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा एक कथन सही है या गलत है। तो ये तो हो गया कि अधातुएं जो हैं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में देखने को मिलती हैं। अब ये ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये भी हम आपके पदार्थ वाले टॉपिक में कवर कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके जनक कौन माने जाते हैं, मोजले महोदय। इन्होंने 22 अधात्विक तत्व बताए हुए हैं। कितने, 22 आपके नॉन मेटल हैं। इसमें से अब जो है 22 को भी कैटेगराइज्ड किया गया है। तो सबसे पहले देखना इसमें जो 11 तत्व हैं या जो 11 अधातुएं हैं एक गैस रूप में स्थित हैं। फिर एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपकी ब्रोमीन है। कौन सी है, ब्रोमीन। और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो 10 धातुएं हैं वो ठोस रूप में स्थित हैं। तो ये भी याद रखना कि टोटल जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो हम पढ़ते हैं मोजले की, उसमें कितने अधातु तत्व हैं, 22 हैं, जिनमें से 11 आपके गैस के रूप में हैं। ये आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। एक जो है वो द्रव अवस्था में है और वो कौन सी है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट है 10 जो हैं वो ठोस अधातुएं हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये जो 11 अधातुएं हैं गैस वाली ये कौन सी हैं, द्रव कौन सी है, और आपकी जो है अन्य जो ठोस अधातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लेगा, धातुओं के ऑप्शन पेयर बना करके देगा और कहेगा बताइए कौन सी ठोस धातुएं हैं, कौन सी गैस धातु है, कौन सी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखना गैस धातुएं सबसे पहले हाइड्रोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन इसका भी बहुत अधिक यूज है, ऑक्सीजन। बताइए इनमें से ऐसी कोई भी एक आप अधातु नहीं पाएंगे जिनका कोई रोल नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक का अपना अलग कार्य है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन से, तो ये आपकी अक्रिय गैसें कहलाती, उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं जो कि समूह 18 में स्थित हैं। ठीक है, इनके नाम भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगली है द्रव धातु। तो एकमात्र द्रव धातु जो है वो आपकी ब्रोमीन है और यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है ठोस धातुएं। तो ठोस में आप देखना कार्बन, कार्बन और सल्फर यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये दो तो आपको पढ़ने ही हैं, इसके अलावा आयोडीन, फास्फोरस ये भी पढ़ने हैं। इनका यूज बायोलॉजी में आप अधिक देखेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कहेंगे जो हड्डियाँ होती हैं इनको मजबूती प्रदान करने के लिए कौन से तत्व जो हैं मैग्नीशियम के साथ किस तत्व को मिलाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आर्सेनिक, बोरान और सिलिकॉन, तो ये आपकी ठोस अधातुएं हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए अधातु के बारे में बेसिक जानकारी कि अधातुएं क्या होती हैं, आवर्त सारणी में कहाँ पर ये स्थित हैं, और जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें कितनी अधातुएं बताई गई हैं, और इनमें से ठोस कितनी हैं, द्रव कितनी हैं, और आपकी गैस अधातुएं कितनी हैं। अब जो गैस अधातुएं हैं उनमें आप देखेंगे तो एक गैस रूप में पाए जाते हैं आपके कौन कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब के सब गैस हैं। ठीक है, और समूह 18 के पूरे तत्व आपके क्या हैं, गैस धातुएं हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन को, जिसे हम आवारा तत्व कह देते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखना हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। एक क्वेश्चन पूछेगा जो आवर्त सारणी है, चाहे वो आपके डोवेरायनन ने दी हो, चाहे आपके न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया हो, चाहे आपके जो है क्या बोलते मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो या मोजले की आवर्त सारणी हो, इन्होंने आवर्त सारणी में भले ही इतना चेंज किया, इतना बदलाव किया, लेकिन जो पहला तत्व था वो आपका हाइड्रोजन ही था। ठीक है, अब ये बात अलग है कि किसी ने इसको कहीं स्थान दे दिया और किसी ने कहीं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो पहला तत्व माना जाता है आवर्त सारणी का। तो पूछेगा आपसे कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन है वह है क्या है, धातु है, अधातु है या उपधातु है।
तो ये आपकी क्या है, ये आपकी अधातु है। ठीक है, यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा आपका, तो 1 होता है। अन्य तत्वों के जो परमाणु, पहला तत्व है तो इसका परमाणु क्रमांक 1। वर्तमान की जो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं मौजले की, उन्होंने किस आधार पर आपके तत्वों को व्यवस्थित किया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। लेकिन जो आपके मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर स्थापित किया था। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 1 है। संकेत क्या है इसका, H है। अब देखना इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 1.008 है। ये आपको शुरू के हमने कई बार कहा है कि कम से कम 50 तत्व तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो इतना आप समझ गए कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व, सभी तत्वों से हल्का है, संकेत है H, परमाणु क्रमांक है 1, परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने देखा होगा, जो आपका हाइड्रोजन है ये आपके एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का है। और एस ब्लॉक में आपको बताए थे ये क्या होते हैं, आपके सबसेल होते हैं जो SPDF। क्या होते, SPDF। इनमें आपने देखा होगा एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। पी में कितने जाते हैं, 6। डी में कितने जाते हैं, 10। और एफ में कितने जाते हैं, 14। तो ये क्रम चलता है। ठीक है, तो अधिकतम 2 जाएंगे, कम 1 हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 ही रहेंगे, इससे अधिक नहीं होंगे एस ब्लॉक में। पी में कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप देखना ये एस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक में इसका परमाणु क्रमांक है 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। ठीक है, अब इसे आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन को रखा गया है, तो वर्ग 1 में। हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, इस तरीके से ये आपके वर्ग 1 के तत्व हैं। एस ब्लॉक का ये सदस्य है। प्रथम तत्व होने के कारण हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कुछ विचित्र सा स्थान है। अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान कौन सा है, तो 9वां स्थान है। सूर्य और तारों का आधा भाग जो है वो हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आपने सूर्य और तारे देखे होंगे, तो इसमें आपने देखा होगा हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कल आपको बताया था सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, वो प्लेटिनम था। उसी तरीके से पूछेगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। देखिए यहाँ जितने भी फैक्ट दिए गए हैं, हर एक फैक्ट से ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको समझना। ठीक है, अब जो इसका नाभिक है उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछेगा आवर्त सारणी का वह कौन सा एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका जैसे मान के चलिए परमाणु है, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो बाहर चक्कर लगा रहे होते वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कक्षाएँ होती हैं KLMN, और इसके अंदर कक्षाओं के अंदर ही आपकी उपकक्षाएँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं परमाणु की संरचना में। ठीक है, तो आप देख लेना वहाँ पर। अब देखिए इसकी जो है खोज कब की थी, किसने की थी, तो 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। आप जितने भी अम्ल देखते हैं, अब ये बात अलग है आपकी कि जो अम्ल होते हैं और कुछ क्षार होते हैं। तो जितने भी आप अम्ल देखेंगे, जैसे HCl हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NaCl हो गया, यहाँ पर ये आपका क्षार होगा। जहाँ H नहीं है वहाँ पर वो आपके क्षार कहलाते। ठीक है, तो जितने भी आप अम्ल देखेंगे उनमें जो है हाइड्रोजन प्रमुख रूप से उपस्थित रहेगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब देखना हाइड्रोजन के उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे पहले तो हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, इस पर आप स्टार लगाना। ये हेबर विधि इतनी महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का जो उपयोग है अमोनिया के उत्पादन में किस विधि से होता है, तो हेबर विधि है। वनस्पति जो घी होते हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है गैसोलीन के उत्पादन में। अगला इसका उपयोग है ऑक्सीजन हाइड्रोजन लौ जो होती है, इनका उपयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है।
नेक्स्ट है ये हल्की गैस होने के कारण बैलून यानी गुब्बारों में भरने में इसका उपयोग होता है, किंतु ज्वलनशील होने के कारण आजकल इसकी जगह पर हीलियम या हीलियम हाइड्रोजन मिश्रण का प्रयोग किया जाने लगा है। अब ये पूछेगा कि जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम हाइड्रोजन का उपयोग होता है, तो इनका परसेंट कितना कितना है, तो हीलियम का है 85% और हाइड्रोजन का है 15%। अब देखना जो द्रव हाइड्रोजन होगी वो रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, तो ये इसके उपयोग हो गए। अब देखना हाइड्रोजन के रूप कितने हैं, तो इसके जो रूप हैं वो हैं आपके नवजात हाइड्रोजन, परमाणविक हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन। इस रूप में ये स्थित होता है। तो नवजात हाइड्रोजन जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस नवजात हाइड्रोजन कहलाती है, या यह आने का हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होती है। यह जो हाइड्रोजन है यह अधिक क्रियाशील होगी। नेक्स्ट है परमाणविक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है यह अणु के विघटन से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को परमाणवीय हाइड्रोजन कहेंगे। नेक्स्ट है आर्थो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन अणु के परमाणुओं के नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, वो आर्थो हाइड्रोजन है, और जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे वो आपके पारा हाइड्रोजन होंगे। अब देखना हाइड्रोजन की समस्थानिक। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, तो पिछले लेक्चर देखना, वहाँ समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनकी संख्या कितनी है, 3, और ये 3 में से आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक आपसे भारी जल जिसे हम D2O कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन का आपका दूसरा समस्थानिक होता है, यही आपका भारी जल कहलाता है। क्या कहलाता है, भारी जल D2O। ठीक है। अब देखना इसके जो 3 समस्थानिक उनके नाम आपको याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, या फिर कहेगा हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग भारी जल के रूप में होता है, तो वो ड्यूटेरियम है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोटियम है, प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1H1। ठीक है। फिर आपका लिखेंगे 1H2 इस तरीके से। देखिए दूसरा जो है इसको भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, परमाणु संख्या है 1 और द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। ठीक है। ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, ये भारी जल है तो खोज भी इसकी याद रखनी। पूछेगा ड्यूटेरियम ना कह के कहेगा भारी जल की खोज किसने की, तो यूरे, ब्रैकबेड और मर्फी ने सन 1931 में की थी। ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में बमबारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखना यहाँ पर अब जो भारी जल है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम D होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसकी खोज यूरे और वॉसबर्न ने सन 1932 में करी। अणुभार इसका 20 होता है। साधारण जल का जो 7000वां भाग है उसमें 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व साधारण, एक क्वेश्चन पूछता है भारी जल को भारी कहा जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। अब देखना भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण तथा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल जो है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है। जो आपका भारी जल है ये कितने पर जमता है, तो आपके 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसकी खोज जो है किसने की थी, तो 1818 में थीनार्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, इसके क्या उपयोग हैं, इसके कितने रूप हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आज के सेशन में हाइड्रोजन को ही हम कवर करेंगे। अगले सेशन में अब हम कार्बन को करेंगे कवर, क्योंकि कार्बन जो है अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। कार्बन में आपको कार्बन के साथ साथ इसके अपरूप पढ़ने हैं, जैसे हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है और कोयला, कोक वगैरह ये क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, तो आपका जो सेशन है वो लंबा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी फिर। ठीक है। तो यदि आपका इस सेशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा, और आप जो आपकी बायोलॉजी की या फिर जो आपके फिजिक्स की क्लासेस हैं, फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी मात्र 2 क्लासें हुई हैं
क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपको हर एक मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स उसकी सारी क्लासें एक साथ में हम कंटिन्यू कर पाएँ। और आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना बायोलॉजी के, और अपने से अधिक समय दे करके अन्य चीज़ों को भी कवर करने का प्रयास करना, क्योंकि अब मात्र आपके पास में 1 महीने का समय बचा हुआ है और आपका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो आपको पता होगा कि कितनी टेंशन हो जाती है। ठीक है, कि अभी तो हमारा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ ये। और आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना, अन्य जो टेट्स एग्ज़ाम होते हैं उनके भी लगाइए, और आपके जो 2018 वाले हैं और जो 2022-23 वाले हैं उनको भी आप ज़रूर लगाने का प्रयास करना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।